यूपीपीसीएस 2020 मेंस के जीएस के पेपर 1, 2, 3 और 4 में जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें यूपी स्पेशल से कुल 5 क्वेश्चन आया हुआ था जो 44 मार्क्स का था। पेपर 1 से 7 और 16 क्वेश्चन, पेपर 2 से 5 और यथ क्वेश्चन, पेपर 3 से चौथा क्वेश्चन। यह यूपी स्पेशल से था। यूपी का जो करंट अफेयर्स स्पेशल था वो कुल 6 क्वेश्चन आए हुए थे जो 60 मार्क्स से थे। पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 19, 2 में 8, 17, पेपर 3 में 12वां। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2020 के जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 को देखेंगे और उसके बाद हम लोग पूरे पेपर के एनालिसिस को देखेंगे जो कि टॉपिक वाइज होगा और क्वेश्चन वाइज, यानी किस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। इससे यह हमारे लिए बहुत ही क्लियर कट हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कुछ कम इंपॉर्टेंट है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे कि निश्चित रूप से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आते ही आते रहते हैं। तो हम लोग इसको पहले क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन वाइज और टॉपिक वाइज। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 2020 जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 200 और यह जो मार्क्स होते हैं यह हमारे फाइनल मेरिट में जोड़ जाते हैं। जीएस के चारों पेपर में कुल 2 खंड होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो लघुत्तरी प्रश्न होंगे यानी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 125 वर्ड्स में लिखने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। और सेक्शन बी से भी 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 वर्ड्स में लिखने होंगे जो कि 12 नंबर का होगा। और जो सेक्शन ए के क्वेश्चन हैं उनको हमारा प्रयास होना चाहिए कि 6.5 मिनट में पूरे हो जाए। और जो सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं जो 12 नंबर वाले वह 10.5 नंबर में हो जाए तो हमें अंत में जाकर हमारे सारे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और अंत में जाकर उसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं और उसमें जो चीज छूटा होता है उसको सही कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन ए का। हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन पीरियड। यह आर्ट एंड कल्चर से यानी एंसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द व्यूज ऑफ गांधी ऑन द वर्ण सिस्टम। ये सोसाइटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इटली में फांसीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मुसोलिनी, द लीडर ऑफ फासिज्म इन इटली। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ इंडिया बीइंग अ कंपोजिट कल्चर सोसाइटी। यह सोसाइटी सेक्शन से है और इससे पहले जो थर्ड क्वेश्चन था वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री से। फिफ्थ क्वेश्चन, समकालीन भारत में प्रमुख महिला संगठनों के योगदानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द मेजर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन द कंटेम्पररी इंडिया। यह विमेंस पे क्वेश्चन है और निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष विमेंस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि विमेंस से रिलेटेड कुछ कम से कम 4 से 5 कोट, विमेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा जैसे विमेंस का एजुकेशन, विमेंस की रैंकिंग, ये सारी चीज़ें इस तरह के जो डाटा हैं एग्रीकल्चर में कितनी हैं और वो इकोनॉमी में क्या इनका कंट्रीब्यूशन है, इस तरह के कम से कम 10 डाटा हमें याद होने चाहिए। और कम से कम 5 स्कीम्स जो फीमेल से रिलेटेड होती हैं, जो संगठन होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये हमें उत्तर प्रदेश और इंडिया से रिलेटेड हमें डाटा होने ही चाहिए। तो इसमें हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन है समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है या जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी है। यह पावर्टी और पॉपुलेशन को क्लब करके क्वेश्चन पूछा गया है। हमें दोनों का डेटा पता होना चाहिए, हमें दोनों के कारण पता होना चाहिए, तब हम इसको क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द मेन काज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन काज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। यानी अब हमें यहां दिखाना है पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, गरीबी क्यों बढ़ रही है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, अगर है तो कैसा है। सेवेंथ क्वेश्चन जो कि यूपी स्पेशल से है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह भूगोल का भी क्वेश्चन है और यूपी का भी क्वेश्चन, तो ये यूपी का ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। डिवाइड उत्तर प्रदेश इंटू मेजर फिजिकल रीजन्स एंड डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ द भाबर एंड तराई रीजन।
11th क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी मिशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि अर्बनाइजेशन में भी इंक्लूड हो जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी यह एक स्कीम भी है, स्कीम से रिलेटेड आ जाता है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल से रिलेटेड। व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन? डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सेलेक्टेड अंडर दिस स्कीम। मतलब जो ईस्टर्न यूपी में सेलेक्ट किए गए हैं उनके बारे में बताना है, न कि पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में। 9th क्वेश्चन ये भी यूपी स्पेशल, खास करके टूरिज्म से है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ मेजर टूरिस्ट प्लेस ऑफ द बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट ऑफ यूपी। और बुंदेलखंड से लगभग प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन आ ही रहा है यूपी से। 10th और लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का जो ज्योग्राफी से है, भारत के विशेष संदर्भ में सीमांत, फ्रंटियर और सीमा बाउंड्री का अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फ्रंटियर एंड द बाउंड्री विद द स्पेशल रेफरेंस टू द इंडिया। यह क्वेश्चन ज्योग्राफी से है और ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्वेश्चन में इससे पहले 2018 में आ चुका है। अब सेक्शन बी जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यह 12 नंबर का होता है और 200 वर्ड में लिखना होता है। इसको हमें 10.5 मिनट में खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। लिखे भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ द वेस्ट ऑन द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ हमें डाटा लिखना होगा। एजुकेशन से रिलेटेड हमें चेंजेस लिखने होंगे और कुछ अगर कोट हो तो उसको लिख सकते हैं। 12 भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए। डिस्कस द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। यानी जो जितने गवर्नर जनरल हैं उनके टाइम में क्या क्या इकोनॉमिक से रिलेटेड चेंजेस हुए हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या प्रसार कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ों को हम, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है या समाज सुधार के बारे में क्या हुआ है, तो ये सब चीज़ें हमें जाननी चाहिए। थर्ड जो वर्ल्ड हिस्ट्री से जैकोबिन्स कौन थे, फ्रांसीसी क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी, हु वाज द जैकोबिन्स, व्हाट वर देयर रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन एंड सिटीजनशिप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनलिज्म। ये क्वेश्चन सीएए से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से टच करते हुए है। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? व्हाट इज लिबरलाइजेशन, हाउ इज इट अफेक्टिंग द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। यानी एलपीजी हमें निश्चित रूप से याद होना चाहिए। और इसने सामाजिक संरचना पर किस प्रकार से प्रभाव किया, इसने एजुकेशन पे क्या प्रभाव डाला है, इसने हमारे वुमेन सिस्टम पे क्या प्रभाव डाला है, तो ये सारी चीजें, एम्प्लॉयमेंट पे क्या प्रभाव डाला है, तो ये हमें याद होना चाहिए। 16 जो कि यूपी के इरिगेशन से है, इरिगेशन से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आ रहा है प्रत्येक वर्ष। अंडरलाइन द चेंजेस हैपनिंग ग्रेजुअली इन द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन यूपी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। 17th क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से है, ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए तथा उसके लावा के निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द कॉजेस ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन एंड डिस्क्राइब द लैंड फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ इट्स लावा। ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, ये सब जितने हैं ये हमें तैयार होने चाहिए, जो कि टॉपिक में दिया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं। यानी प्रत्येक टॉपिक का मुझे या हमें कम से कम 1 या 1.5 पेज में उसका उत्तर हमें होना चाहिए कि उसके मेन टॉपिक्स क्या हैं। कम से कम जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें 20 टॉपिक 20 सब हेडिंग्स होने चाहिए और जो 60 क्वेश्चन है उसमें कम हम 8 से 10 टॉपिक्स होने चाहिए, तो हम बहुत बेहतर ढंग से उसको लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, वो हमें याद भी रहेगा। 8वां जो रिसोर्सेज से क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द वेरियस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द इंडियन ओशन। यह इन्वायरमेंट यानी इकोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और ये ज्योग्राफी से रिलेटेड यानी रिसोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। 19th ये माइग्रेशन से क्वेश्चन है जो कोविड से रिलेटेड करंट अफेयर से हो सकता है। विपरीत प्रवास क्या है? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट इज रिवर्स माइग्रेशन, व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड द सोशल ऑर्डर ऑफ द उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन।
यानी जिससे जो लेबर क्लास था जो वह वापस आ रहा था बार अपने काम से, तो इसी पे एक क्वेश्चन है। रिवर्स माइग्रेशन यानी जब यहाँ से कोई बाहर जाता माइग्रेशन होता, जब वहाँ बाहर से कोई अपने घर वापस आता है तो उसको रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। 20th क्वेश्चन, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में हिमनदों की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्लेशियर्स इन शेपिंग द लैंडफॉर्म इन द हाई माउंटेन एरिया। यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो इस तरह से यह पेपर फर्स्ट रहा। अब हम लोग देखते हैं पेपर सेकेंड। यूपीपीसीएस 2020 मेंस का जीएस सेकंड हम लोग देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन सेम, टोटल जो टाइम है 3 आवर्स, टोटल मार्क्स 200 के, दो सेक्शन में 10 क्वेश्चन है। सेक्शन ए 125 मार्क्स का, 8 नंबर का एक क्वेश्चन। सेक्शन बी से 200 वर्ड्स का जो कि 12 मार्क्स का, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक ही वर्ड में, एक ही लैंग्वेज में हमें सारे क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। जीएस सेकंड पेपर देखने से पहले हम लोग पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आए हुए हैं। अगर ये हम देख लेते हैं और ये जान जाते हैं, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन देखेंगे तो उससे हमें एक अंदाजा रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और किस तरह के क्वेश्चन टॉपिक वाइज आते हैं, जो कि हमें कौन सा टॉपिक सबसे पहले तैयार करना चाहिए, कौन सा टॉपिक बाद में तैयार करना चाहिए। हम इससे पहले 2021 का देख चुके हैं एनालिसिस। अब हम लोग 2020 का देख लेते हैं। जैसे पहला है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल से कुल 5 क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि 44 मार्क्स के थे। पेपर 1 में 7 और 16 क्वेश्चन जो यूपी स्पेशल था। पेपर 2 में 5 और 8 क्वेश्चन यूपी स्पेशल। पेपर 3 में 4th क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन था। अब यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, कुल 6 क्वेश्चन आए हुए थे जो 60 मार्क्स के थे। पेपर 1 में 8वां, 9वां और 19वां क्वेश्चन। पेपर 2 में 8वां और 17वां क्वेश्चन। पेपर 3 में 12वां क्वेश्चन। अब करंट अफेयर्स, टोटल करंट अफेयर्स जो कि इंटरनेशनल रिलेशन हुआ हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इससे रिलेटेड, यानी अगर हम सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को देखें तो करंट अफेयर्स के बेस पे किस किस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं और वो कितने मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है उसका। तो देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट में कोई करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं था और टोटल 16 क्वेश्चन थे, यानी 16 क्वेश्चन थे जो कि 168 मार्क्स के होते थे। पेपर 2 में कुल 9वां क्वेश्चन, 10वां, 18वां, 19वां और 20वां क्वेश्चन था। पेपर 3 में करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था, पहला, दूसरा, छठा, 10वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 20वां। यह क्वेश्चन पेपर देख के हम इस क्वेश्चन पे जाके जान सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आया हुआ था करंट अफेयर्स में। बस इस एनालिसिस का मतलब यही है कि करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन थे तो क्या पूछा हुआ था, और इसी के बेस पे हम आगे की तैयारी करेंगे। और अगर हम टोटल देख लें करंट अफेयर्स से, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बेस पे कुल क्वेश्चन 22 थे और वह 228 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से हम लोग आइए देख लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम और स्टेट और यूनियन की, यानी कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम पूछी गई है। तो 2020 में जो गवर्नमेंट स्कीम थी वो सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 24 मार्क्स के थे। 24 मार्क्स से गवर्नमेंट स्कीम पूछी गई थी। पेपर 2 में 17वां क्वेश्चन था, वो गवर्नमेंट स्कीम पे था। पेपर 3 में 12वां क्वेश्चन था। यानी पेपर 2 और 3 में एक स्कीम तो निश्चित रूप से पूछी ही जाती है। इंटरनेशनल रिलेशन जो था, यानी हमारे पड़ोसी देश जो हैं, उससे 4 क्वेश्चन आए हुए थे। यानी पेपर 2 में 4 क्वेश्चन जो 40 मार्क्स के थे। 9वां क्वेश्चन, 10वां, 18वां और 19वां, ये सारे क्वेश्चन जो थे वह करंट अफेयर से भी हो सकते थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुल 2 क्वेश्चन था पेपर 3 में, 6वां और 16वां, जो कि 20 मार्क्स का था। सिक्योरिटी, साइबर क्राइम हो गया, न्यूक्लियर डिटरेंस हो गया, इससे रिलेटेड जितने थे, यह कुल 7 क्वेश्चन आए हुए थे जो कि 72 मार्क्स का होता है। काफी ज्यादा वेटेज है 2020 में इसका। पेपर 3 में सारे क्वेश्चन थे 8वां, 9वां, 10वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुल पेपर 3 में आया हुआ था जो एक क्वेश्चन, 7वां, यह 8 नंबर का था। नीति आयोग और एसडीजी से एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आ ही रहा है और इस बार तो 2020 में 2 क्वेश्चन था पेपर 3 में, पहला और दूसरा क्वेश्चन जो कि 16 मार्क्स का था। एलपीजी यानी लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका डेफिनेशन, इसके इफेक्ट जो थे, इस पे 2 क्वेश्चन था 2020 में। पेपर 1 में 15वां क्वेश्चन जो कि लिबरलाइजेशन पूछा हुआ था। पेपर 3 में 11वां क्वेश्चन और कुल 24 मार्क्स का था। इकोनॉमी एज इट इज, नॉर्मल इकोनॉमी से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला 2020 में। बजट से कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट से एक क्वेश्चन था। पावर्टी और भुखमरी से, यानी गरीबी और भुखमरी से कुल 3 क्वेश्चन आए हुए थे। यानी छठा क्वेश्चन
पेपर फर्स्ट में, पेपर 3 में 13वां और 14वां क्वेश्चन, यानी कुल ये हो गए 32 नंबर के ये क्वेश्चन आए हुए थे गरीबी और भुखमरी से। यानी गरीबी और भुखमरी से अल्टरनेट ईयर में प्रत्येक वर्ष, यानी 2018 में, 19 में आया हुआ था, 2020 में आया हुआ था, 2021 में आया हुआ था। तो प्रत्येक वर्ष गरीबी और भुखमरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए गरीबी भुखमरी के इंडेक्सेस, इसके डाटा, इसके कुछ कोट्स जो हैं वो हमें याद होने चाहिए, और इसके 60 नोट्स तो निश्चित रूप से हमारे पास होने चाहिए। एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग 2020 में पेपर 3 से तीसरा और पांचवा क्वेश्चन था। इस तरह से 16 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है। यहां से भी प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आ रहे हैं। इरिगेशन से एक क्वेश्चन, पेपर 1 में 16वां जो क्वेश्चन था, और पॉपुलेशन से एक क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का था। प्रवासी भारतीय और एनआरआई से एक क्वेश्चन था पेपर 2 में, जो 9वां क्वेश्चन है। और पॉलिटी से कुल 8 क्वेश्चन आए हुए थे जो कि 80 मार्क्स के थे। पेपर 2 में पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, यह 8 क्वेश्चन आए थे जो कि 80 नंबर के थे। और गवर्नेंस यानी शासन से पेपर 2 में 6वां, 7वां, 15वां और 16वां, कुल ये 4 क्वेश्चन थे, 40 मार्क्स के थे। और विमेन से रिलेटेड 2020 में एक क्वेश्चन था, पेपर 1 में 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट जो कि 8 नंबर का, सोसाइटी, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, इससे रिलेटेड कुल 4 क्वेश्चन थे जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन यह है पेपर फर्स्ट में। ज्योग्राफी से इस बार 5 क्वेश्चन थे जो कि 56 मार्क्स के, यानी 10वां क्वेश्चन पेपर 1 में, 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन कुल 4 थे। और एक क्वेश्चन शार्ट था जो 10वें नंबर पे। अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। डिजास्टर मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था। मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन था जो कि 12 मार्क्स का था, 12वां क्वेश्चन। वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे, 3 और 13, तीसरा और 13वां, यानी 2021 में भी तीसरा और 13वां क्वेश्चन था, 2020 में भी तीसरा और 13वां क्वेश्चन था, 2019 में भी तीसरा और 13वां क्वेश्चन था। तो इससे पैटर्न हो गया है कि 20 नंबर का वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा ही आएगा। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन सिर्फ था, जो पेपर 1 का पहला क्वेश्चन, जो कि हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया था, ये 8 मार्क्स का। इस तरह से हम अगर एनालिसिस देखें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे चैप्टर। सोसाइटी हो गया, वुमेन्स हो गया। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं पेपर 2। पहला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए तथा भारत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इवेलुएट इट्स इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप ऑफ द एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी इन इंडिया। इसमें हमें 2 आर्टिकल लिखने होंगे। एक तो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एक्जीक्यूटिव जो डीपीएसपी में दिया गया है, और जुडिशियल एक्टिविज्म किस सेक्शन में दिया गया, पीएन भगवती जी ने इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। तो ये अगर हम बता देते हैं तो हमें काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पेपर 2 का, भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता है, समझाइए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बिकम अ डिक्टेटर, एक्सप्लेन। यानी जो आर्टिकल 42 संविधान संशोधन 42वां जो 1976 का था, इसको हमें कोट करना होगा, जिससे हम बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी बिकम डिक्टेटर। तीसरा क्वेश्चन, भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतरराज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल इन प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। लक्ष्मीकांत में सीधा सीधा इसका आंसर दिया गया है। अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है, इसकी संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी जितने मैंडेमस वगैरह जो दिए गए हैं पांचों, इसको हमें एक्सप्लेन करने हैं। पांचवा क्वेश्चन ये यूपी स्पेशल से है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ एनजीओ फॉर द रूरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। और यही क्वेश्चन ये हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी हमें एक लिख के रखना होगा और इसको भी पढ़ना, क्योंकि हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन इंडिया के पर्सपेक्टिव में आ जाए, अभी यूपी में पूछा होगा। 6 क्वेश्चन, सरकारी नीतियों के संदर्भ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। आईसीटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2021 में नहीं पूछा गया, 2022 में पूछ सकता है। भारत में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए, यह गवर्नेंस का क्वेश्चन है। एनालाइज द वेरियस एस्पेक्ट रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया।
ये डीपीएसपी का हम आर्टिकल लिख सकते हैं। 8वां है, महामारी के दौरान श्रम प्रवास के परिप्रेक्ष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश के प्रयासों का परीक्षण कीजिए। ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, जिसमें से इन्वेस्टमेंट मंगाए गए थे, जो लखनऊ में हुआ था, इसको हम कोट कर सकते हैं और कितना हमें इन्वेस्टमेंट आया है और क्या और पोटेंशियल है, इसको हम इसमें बता सकते हैं। भारत की प्रवासी नीति क्या है? वर्तमान में भारतीय प्रवासियों के समक्ष चुनौतियां क्या है? व्हाट इज इंडिया डायस्पोरा पॉलिसी? व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इंडियन डायस्पोरा एट प्रेजेंट? 10वां, भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन इंडिया अमेरिका 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। इस पे क्वाड पे हम उत्तर बना सकते हैं, G20 पे बना सकते हैं, G7 पे बना सकते हैं, ऑकुस पे बना सकते हैं। यानी जितनी ये संवाद हैं, मंत्री स्तरीय हो गया या कंट्री टू कंट्री हो गया, डायलॉग हो गया, इस पे हमें आंसर निश्चित रूप से तैयार रखना चाहिए। ये करंट अफेयर से हो जाएगा। सेक्शन बी देख लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 200 वर्ड्स में हमें लिखने होंगे और यह 12 मार्क्स का है। 11वां क्वेश्चन है, लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता है। मूल्यांकन कीजिए। एवरी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL इवेल्युएट। PN भगवती जी ने PIL दिया हुआ था और इसको हम बता सकते हैं जो लक्ष्मीकांत में दिया गया है। 12वां, एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में किन किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, इसके समाधान का भी उल्लेख कीजिए। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन एट प्रेजेंट एंड आल्सो मेंशन सॉल्यूशन फॉर देम। अब इस बेसिस पे हमें ECI तैयार करना होगा, CAG तैयार करना होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तैयार करना होगा, एडवोकेट जनरल तैयार करना होगा। यानी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, और CBI हो गया, CVC हो गया, ED हो गया, इन सबको हमें तैयार रखना होगा। और 13वां, वित्त आयोग का क्या कार्य है? राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की समीक्षा कीजिए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन? एग्जामिन इट्स इमर्जिंग रोल इन द फिस्कल फेडरलिज्म। 14th क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। आइडेंटिफाई द मेजर प्रेशर ग्रुप्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड एग्जामिन देयर रोल इन इट्स। NGO वगैरह हो गए, जो बिजनेस टाइकून्स हो गए, इन सबको हम उसमें कर सकते हैं। ये भी प्रेशर ग्रुप जो लक्ष्मीकांत में दिया गया है। ई शासन यानी ई गवर्नेंस जो है, ई शासन ने प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक अधिक नागरिक केंद्रित बनाया है? क्या ई शासन प्रणाली को और अधिक सहभागी बनाया जा सकता है? टू व्हाट एक्सटेंट हैज ई गवर्नेंस मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर सिटीजन सेंट्रिक? कैन ई गवर्नेंस बी मेड मोर पार्टिसिपेटिव? यह एडिटोरियल जो कि जनसत्ता में कई बार आया, हिंदी में भी है और इंडियन एक्सप्रेस में इंग्लिश में भी है। इसको अगर हम एडिटोरियल पढ़ते रहते हैं तो ये सारे क्वेश्चन का उत्तर हम दे सकते हैं। 16वां क्वेश्चन, RTI सूचना अधिकार अधिनियम ने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम से बाहर आकर निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करने को बाध्य किया है। व्याख्या करें। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज फोर्स्ड सिविल सर्वेंट टू कम आउट स्टील फ्रेम एंड द सर्व पीपल सिंसियरली एक्सप्लेन। यहाँ हमें RTI के बारे में बताना है, RTI से फायदे क्या हैं और इसके ड्रॉबैक भी क्या हैं, ये भी हमें बताने होंगे। 17th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्पेशल है। उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम implemented for the welfare of the scheduled caste and the scheduled tribe by the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अब यही सेम क्वेश्चन हमें इंडियन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में लिखने होंगे। अब जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के हम इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 18th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी एवं चीनी राष्ट्रपति के बीच सौहार्दपूर्ण मामल्लपुरम शिखर बैठक के बावजूद कई वर्षों के अंतराल के बाद फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद गहरा गया है। आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण है? यह इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है और पड़ोसियों से रिलेटेड। डिस्पाइट द कॉर्डियल मामल्लपुरम समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द चाइनीज प्रेसिडेंट, द डिस्प्यूट ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हैज डीपेंड आफ्टर गैप ऑफ द सेवरल ईयर। व्हाट डू यू थिंक आर द रीजन बिहाइंड इट? अब नेपाल से रिलेशन, बांग्लादेश से रिलेशन, चाइना से रिलेशन, अफगानिस्तान से रिलेशन, इसे निश्चित रूप से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस अगली बार तो यूक्रेन और रूस से, यानी भारत और रूस से रिलेशन जो है, भारत और यूएसए से क्या रिलेशन है, क्वाड क्या चल रहा है, 2+2 क्या चल रहा है, इस पे रिलेशन निश्चित रूप से आने ही आने हैं। G20 पे
21 में क्वेश्चन आया हुआ है। 19th क्वेश्चन, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या मालाबार सैन्य अभ्यास विश्व राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सफल होगा? व्हाट डू यू नो अबाउट द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड? Whether the Malabar military exercise would be successful in containment of growing influence of China in the world politics? ये भी अगर हम रेगुलर मैगजीन पढ़ें या कोई न्यूज़पेपर पढ़ें तो इसका आंसर दे सकते हैं। 20th क्वेश्चन, कोरोना काल कोविड-19 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का विवेचन कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियड ऑफ द कोरोना कोविड-19। तो इसका उत्तर भी हम न्यूज़पेपर और या मैगजीन को देखकर दे सकते हैं और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन पे नोट्स आ सकता है। आईसीजे ने जो फैसला सुनाया हुआ है रूस के अगेंस्ट, रूस नहीं मानता है या चीन ने नहीं माना, तो इस पे भी उसकी भूमिका का विवेचना आ सकता है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल पे क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से हम सोच सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं पेपर 3 2020 का। पेपर 3 के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शंस, 3 घंटे का पेपर है, कुल 200 मार्क्स का है, 2 सेक्शन 20 क्वेश्चन, प्रत्येक सेक्शन में 10 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 125 वर्ड्स में लिखने हैं 10 क्वेश्चन टोटल हैं, एक क्वेश्चन 125 वर्ड्स में जो कि 8 नंबर का होगा, और सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन जो 200 वर्ड्स में लिखने हैं और जो कि 12 नंबर का होगा। तो इस तरह से इसको हिंदी या इंग्लिश किसी एक वर्ड में लिखेंगे। अब जो पेपर 3 होता है ये बेसिकली करंट अफेयर्स के बेस पे ही होता है। अगर करंट अफेयर्स हमारा तैयार हो तो हम इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं, हमारे लिए कठिन है। लेकिन अगर करंट अफेयर्स तैयार नहीं होगा तो हमारे लिए काफी कठिन पेपर 3 हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में किसी को पीछे न छोड़ना से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लीविंग नो वन बिहाइंड विद द रेफरेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? 2021 में भी मेंस में एसडीजी पे ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो एसडीजी और नीति आयोग से क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आता रहता है। अब सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नीति आयोग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग? एक्सप्लेन इट्स 3-ईयर एक्शन प्लान। तो सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ के हम निश्चित रूप से 8 या 16 मार्क्स या 20 मार्क्स का हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ा है, इसकी व्याख्या कीजिए। इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज नॉट ग्रोन विद द पेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, डिस्कस इट। फोर्थ क्वेश्चन, यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाइए तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को रेखांकित कीजिए। एक्सप्लेन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश एंड डिस्कस इट्स रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द प्रोविंस। और यह क्वेश्चन हमें स्मॉल यानी एमएसएमईज के इंपैक्ट को हमें इंडिया के लेवल पे और यूपी के लेवल पे तैयार करना चाहिए। फिफ्थ है ये एग्रीकल्चर से, भारत में कृषि उत्पादकता में कमी के क्या कारण हैं? What are the causes of low agriculture productivity in India? सिक्स क्वेश्चन, यह करंट अफेयर्स का काफी बर्निंग क्वेश्चन था। एससीएनजी क्या है, इसके विभिन्न उपयोग बताइए। व्हाट इज एससीएनजी? डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट यूजेस। यह एक बार दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे ऐड आया हुआ था, सुजुकी ने सीएनजी के बेस पे एक कार निकाला हुआ था, इसकी नई टेक्नोलॉजी थी, इसी पे क्वेश्चन था। सेवेंथ है, यह एनवायरमेंट पे वन्य जीवों के संरक्षण की चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये सिक्योरिटी से क्वेश्चन है, नार्को आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इसकी विवेचना कीजिए। नार्को टेररिज्म इज द थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, डिस्कस इट। नाइन्थ क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग एवं मानव तस्करी की गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों के रूप में समीक्षा कीजिए। एनालाइज मनी लॉन्ड्रिंग एंड द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। 10th क्वेश्चन और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, भारत की सुरक्षा परिदृश्य में रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स क्या है? व्हाट इज रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स? आरएमए इन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव इन इंडिया। जैसे सीडीएस का पोस्ट हो गया, ये सारी चीजें हम ये न्यूज़पेपर से जो एडिटोरियल आते रहते हैं या फिर जो मैगजीन है उससे हम कर सकते हैं इसका। सेक्शन बी जो लॉन्ग क्वेश्चन है 200 वर्ड्स में लिखने हैं और 12 मार्क्स का। व्यापक रोजगार विशेषकर महिला रोजगार, आय और संपत्ति वितरण की समानता आदि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी एलपीजी से एक क्वेश्चन, महिला से एक क्वेश्चन, रोजगार से एक क्वेश्चन और गरीबी से एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे महिला, रोजगार, आय और वैश्वीकरण, ये एक क्वेश्चन आ गया।
Discuss the impact of globalization on the trade, employment, particularly women employment, equality of the income and the wealth distribution etc. यह इकोनॉमी से क्वेश्चन है। 12 है यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश सरकार के कल्याणकारी योजना उनकी भूमिका को समझाइए। एक्सप्लेन द वेलफेयर स्कीम ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड इट्स रोल। इस बेसिस पे हमें इंडिया गवर्नमेंट के यानी यूनियन गवर्नमेंट के भी जो वेलफेयर स्कीम है उनको बताने होंगे। ये हमें तैयार करना होगा। भारत में गरीबी और असमानता को कम करने में प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं? व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया। देखिए पॉवर्टी पे एक क्वेश्चन आ गया। 14th क्वेश्चन, गरीबी की रेखा का क्या अभिप्राय है? भारत में गरीबी निवारण के लिए चालू किए गए कार्यक्रम को समझाइए। पॉवर्टी पे एक क्वेश्चन और क्या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है। यानी इस तरह जितने टॉपिक्स हैं जो कि कम से कम आ चुके हैं और बाकी सबसे पहले उनको करना है जो आ चुके हैं और उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन पे कम से कम 5-5 स्कीम और उसके 10-10 डाटा हमें याद करने होंगे जिससे हम इसको लिख सकते हैं। 15th क्वेश्चन, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया तथा स्टार्टअप इंडिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी? क्रिटिकली एग्जामिन द मेक इन इंडिया एंड द स्टार्टअप इंडिया। इसी बेस पे क्वेश्चन 2021 में भी आया हुआ है। तो इस तरह जितनी नीतियां हैं गवर्नमेंट की इकोनॉमी से रिलेटेड, कोई भी नीति हो, चाहे टूरिज्म पॉलिसी हो या यूपी की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की हो, तो इस तरह की जितनी पॉलिसी है पॉलिसी में तैयार होना चाहिए। और जो इस तरह के स्कीम्स हैं जैसे उजाला स्कीम हो गया, पोषण स्कीम हो गया, तो ये हमें तैयार रखना चाहिए। 16 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। यानी जितनी नई पॉलिसी बन रही है जैसे ई पॉलिसी हुई, ग्रीन पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसी जो बन रही है इसको हमें तैयार रखना है। 17th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू काउंटर नक्सलिज्म इन इंडिया। भारत में नक्सलवाद का सामना करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को समझाइए। 18th क्वेश्चन, नाभिकीय प्रसार के मुद्दे एवं विद्यमान नियंत्रण तंत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द इश्यू ऑफ द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड एग्जिस्टिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। और इस पे तो निश्चित रूप से इस बार न्यूक्लियर पे क्वेश्चन आएगा क्योंकि रसिया और यूक्रेन वार है जो है वह क्यों हो रहा है और अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन के पास होते तो क्या ये वार होता। 19th क्वेश्चन, भारत के उच्चतर रक्षा संगठन को समझाइए। एक्सप्लेन द हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। 20th और लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, इसको समझाइए। एट प्रेजेंट इन इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस हाउ न्यूक्लियर वेपन्स कैन बी एडवांटेजियस इन इंडिया सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट। तो ये रहे पेपर 3 के क्वेश्चन जो कि 20 थे। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पेपर 4 जो कि इथिक्स होता है। पेपर 4 में भी सेम इंस्ट्रक्शंस, 3 घंटे का पेपर, 200 मार्क्स का होगा। 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन 125 वर्ड्स में एक लिखना होगा 8 नंबर का। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन जो कि 200 वर्ड्स में लिखने होंगे जो कि 12 मार्क्स के हैं। किसी एक भाषा में, हिंदी या इंग्लिश में सभी क्वेश्चन लिखने हैं। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन जो कि सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी बेस पे क्वेश्चन आता है और कम से कम 2 या 3 केस स्टडीज होती हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल्य सृजन में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थानों की भूमिका का विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। सेकंड क्वेश्चन, शासन में पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार की भूमिका का विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। इस पे एक क्वेश्चन आरटीआई पे और गवर्नमेंट पे निश्चित रूप से पेपर 3 में आएगा या पेपर 4 में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है जैसा हमने एनालिसिस किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, बेईमान अधिकारियों के अभियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता भ्रष्टाचार के लिए एक सुरक्षा की ढाल है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। द रिक्वायरमेंट of government sanctions for the prosecuting the dishonest official is a protective shield for the corruption. Examine the statement. करप्शन से एक क्वेश्चन। फोर्थ, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की विवेचना कीजिए। निष्पक्षता और प्रतिबद्धता। डिस्कस द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज। ए, इम्पार्शियलिटी, बी, कमिटमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन जो कि एक केस स्टडी है। एक कर्मचारी अपने कार्यालय में रिश्वत ले रहा था और
उसके अधिकारी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अधिकारी जानता है कि यदि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसके वृद्ध माता पिता बेघर व बेसहारा हो जाएंगे, इसलिए अधिकारी ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। कल्पना कीजिए आप वही अधिकारी हैं और इन स्थितियों में आप क्या करेंगे, इसकी विस्तृत चर्चा कीजिए। एन एम्प्लॉय वाज टेकिंग अ ब्राइब इन हिज ऑफिस, हिज ऑफिसर caught him red-handed. The officer knew that if he is dismissed from his job, his old parent will become homeless and destitute. Therefore, an officer left him with the warning only. Imagine that you are the same officer. What will you do in the situation? Discuss in detail. 6th क्वेश्चन, आप प्रशासनिक कार्यों में संवेगात्मक बुद्धि को लागू कैसे करेंगे, व्याख्या कीजिए। What will you apply emotional intelligence in the administrative practices? Explain. 7th क्वेश्चन, लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं? लोक सेवा के लिए आवश्यक रूप से किस प्रकार की अभिक्षमता का होना विचार डी है? What do you understand by the term public servant? What kind of the aptitude is considered important for the civil services? Explain. यस क्वेश्चन, एक डिफरेंस आता है प्रत्येक वर्ष। ए सहिष्णुता और सहानुभूति में, बी अभिवृत्ति और अभिक्षमता में, यानी टॉलरेंस एंड कंपैशन में डिफरेंस, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में डिफरेंस। 19th, कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा के मूल्य सेवा में किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। हाउ डू द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस एंड द कंपैशन गेट मैनिफेस्टेड in public service toward the weaker section? Explain with a suitable example. 10th क्वेश्चन, मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संचार के महत्व का व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द परसुएसिव कम्युनिकेशन इन द एटीट्यूडनल चेंज। 11th क्वेश्चन, जो कि सेक्शन बी से लॉन्ग क्वेश्चन 200 वर्ड्स में लिखने हैं। ईमानदारी क्या है? शासन में ईमानदारी के दार्शनिक आधार की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। व्हाट इज प्रोबिटी? एक्सप्लेन क्लियरली द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ प्रोबिटी इन गवर्नेंस। सेकंड, आचार सिद्धांत के किन 5 सिद्धांतों को आप प्राथमिकता प्रदान करेंगे और क्यों, विवेचना कीजिए। विच ऑफ द 5 प्रिंसिपल्स कोड ऑफ कंडक्ट विल गिव द प्रायोरिटी बाय यू एंड व्हाई? डिस्कस। 13th, गीता का अनासक्त योग क्या है? सिविल सेवकों के लिए यह क्या संदेश देता है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज गीता अनासक्त योगा? व्हाट मैसेज डज इट प्रोवाइड टू सिविल सर्वेंट्स? एक्सप्लेन। 14th, कांट के का कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत क्या है? सिविल सेवा में इस सिद्धांत की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। व्हाट इज कांट्स डॉक्ट्रिन ऑफ द ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्रिंसिपल इन द सिविल सर्विसेज? डिस्कस। 15th, जो कि केस स्टडी है, देवानंद पेंशन विभाग में एक अनुसचिव के रूप में कार्य करते हैं। एक दिन उनके मृत गुरुदत्त, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पीओ हैं, निम्न घटना का जिक्र करते हैं। पिछले 2 वर्षों से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी श्री अशोक कुमार अपनी मासिक पेंशन का 30% श्रीमती बिंदु चोपड़ा को चेक के माध्यम से हर महीने भुगतान कर रहे हैं। मैंने पाया कि श्रीमती चोपड़ा पेंशन कार्यालय में अपने अधीन कार्य कर रहे अनुभाग अधिकारी श्री प्रेम चोपड़ा की पत्नी हैं। मुझे इसमें संशय लग रहा था, हो सकता है कि घूस संबंधी घोटाला हो, जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक को प्रेम चोपड़ा से पेंशन संबंधी फाइल का निपटारा करने के लिए घूस देने के लिए बाध्य किया जा रहा और पत्नी के खाते में घूस जमा करने को विवश किया जा रहा। देवानंद श्री अशोक कुमार के घर जाते हैं और पाते हैं कि अल्जाइमर रोग से ग्रस्त हैं और सुसंगत उत्तर देने में अक्षम है। निराश देवानंद सीधे प्रेम चोपड़ा से पूछताछ करने लगते हैं। प्रेम चोपड़ा बताते हैं श्री अशोक कुमार उनके पिता के मित्र हैं, उनकी न तो कोई संतान है न रिश्तेदार। मेरी पत्नी बिंदु लंबे समय से उनकी देखभाल पुत्री की तरह कर रही है, इसलिए श्री अशोक कुमार शुभेच्छा से हमें धन प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने पुत्र को कोटा राजस्थान में IIT की महंगी कोचिंग करा रहे हैं। यह व्यक्तिगत पारिवारिक मामला है और इससे आपका देवानंद का कोई लेना देना नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि देवानंद ने भयंकर गलती की या वे अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इसको इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं पास करके। तो इस तरह से ये एक केस स्टडी है, इसका उत्तर हमें देना होगा। 16th क्वेश्चन, क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। यह व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। एंगर इज हार्मफुल नेगेटिव इमोशंस, it is injurious to both the personal life and the work life. How can it be controlled? Explain. ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अफसर घूस इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग उनको घूस देते हैं। या लोग घूस देना बंद कर दें तो घूस की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस कथन के बारे में आपका क्या विचार है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। It is said that government servants take bribe because people offer bribe to them. If people stop offering bribe, the problem of bribe will be solved. What is your opinion about the statement? Examine critically. 18th क्वेश्चन,
लोक सेवकों के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्यों को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। प्रेजेंट इन ब्रीफ द नेसेसरी फाउंडेशनल वैल्यू फॉर द सिविल सर्वेंट। 19th क्वेश्चन, सामाजिक प्रभाव और अन्य ने भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में योगदान दिया है, विवेचना कीजिए। सोशल इन्फ्लुएंस एंड द परसुएशन कंट्रीब्यूटेड इन द कंट्रोलिंग स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस इन इंडिया, डिस्कस कीजिए। जैसे कि जब हम कॉल करते हैं किसी को तो उस पर जो मैसेज आता है, खास करके अमिताभ बच्चन का मैसेज। 20th, ये भी एक केस स्टडी है। आप एक लोक सेवक हैं जो कि ऐसे प्रदेश में तैनात हैं जहां अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के चुनाव घोषणा पत्र में शराबबंदी प्रमुख वादा था। इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शराब की खरीद एवं बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। क्या सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए जो ज्यादातर के द्वारा व्यक्तिगत पसंद इच्छा का मामला माना जाता है? तर्क संगत रूप से इसकी समीक्षा कीजिए। यह क्वेश्चन बेसिकली बिहार गवर्नमेंट से रिलेट करके पूछा गया है और इसका उत्तर हमें देना होगा। तो ये रहे यूपीपीसीएस 2020 के जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पेपर। इसका एनालिसिस भी हम लोगों ने देखा हुआ है और अगले पेपर के लिए यानी 2019 और 2018 के पेपर्स यानी जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और हिंदी के क्वेश्चन पेपर 2012 से 2021 तक के लिए और एसए के क्वेश्चन पेपर जो कि 2012 से 2021 तक का है, उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।